हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम गिदवानी और हम कर रहे हैं होम साइंस का 19th चैप्टर मेरा परिवार और मैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी परिवार के सदस्यों की देखभाल की और साथ ही साथ हमने बात की थी अनुशासन की पद्धतियों की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध की। देखिए, पारिवारिक संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की खुशहाली इन संबंधों की प्रकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर परिवार में आपस में भाईचारा है, अच्छे संबंध है, तो जीवन में पॉजिटिव सोच आती है। और वहीं अगर परिवार में आपस में मनमुटाव है, तनाव है, लड़ाई झगड़ा है, ईर्ष्या की, द्वेष की भावना है, तो नकारात्मक सोच का जन्म होता है। एक परंपरागत भारतीय संयुक्त पारिवारिक संरचना में जहाँ एक बड़ा परिवार होता है, बहुत सारे सदस्य एक साथ मिलकर एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक रसोई का प्रयोग कर रहे हैं और एक साथ उत्तरदायित्व और जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपस में मधुर संबंध स्थापित करना एक बहुत महत्वपूर्ण और साथ ही साथ एक कठिन कार्य होता है। क्यों कठिन कार्य होता है? क्योंकि परिवार में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, कुछ लोग दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं, कुछ किसी भी उत्तरदायित्व का पालन नहीं करते, कुछ लोग सभी जिम्मेदारियों को निभा लेते हैं। तो प्रत्येक सदस्य के ऊपर ये निर्भर करता है कि परिवार में खुशहाली कैसे बनाई जाए। परिवार में हर तरह के सदस्य होते हैं। कुछ सदस्य होते हैं महत्वाकांक्षी होते हैं, स्व केंद्रित होते हैं, यानी उनका पूरा ध्यान खुद पर होता है। वो दूसरों से द्वेष भी रख सकते हैं, जलन रख सकते हैं, वो अपनी किस्मत से ना संतुष्ट हो सकते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे भाई की किस्मत तो बहुत अच्छी है, मेरे चाचा की किस्मत बहुत अच्छी है। वहीं दूसरे तरह के लोग भी हो सकते हैं जो दूसरों का ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, अपनी खुशी से पहले दूसरों के आराम का, दूसरों के हितों का ध्यान रखते हैं। तो दोनों ही तरह के सदस्य परिवार में होते हैं। प्रवसन तथा औद्योगिकरण के कारण अधिक से अधिक लोग एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। प्रवसन और औद्योगिकरण यानी कि अच्छी शिक्षा के लिए जब हम बाहर जाते हैं, अच्छे बिजनेस के लिए, हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ एजुकेशन अच्छी नहीं है, कमाने के स्रोत अच्छे नहीं है, अच्छा व्यवसाय नहीं है, तो हम क्या करते हैं, शहरों की तरफ बढ़ते हैं या दूसरी जगह जाते हैं। तो इनके कारण संयुक्त परिवार टूट जाते हैं और एकल परिवार बनता है। वित्तीय दबाव, बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के कारण महिलाएं भी परिवार की आय में योगदान देने के लिए नौकरियां करने लगी हैं, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। फाइनेंशियल जो प्रेशर है, यानी घर के जो खर्चे हैं, वो दोनों आपस में मिलकर बांट सके। और अब रोजगार के अवसर भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो पहले तो केवल पुरुष ही घर के वित्तीय मामलों को संभालता था, लेकिन अब महिलाएं भी परिवार की आय में अपना योगदान देने के लिए नौकरी करने लगी है। लेकिन इस स्थिति में होता क्या है, महिला से अपेक्षा की जाती है कि वो नौकरी करे, घर के वित्तीय आय में योगदान दे और साथ ही साथ केवल अकेली पूरे घर के कार्य करे। तो यहाँ पर जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसे बराबर का भागीदार तो समझा जाता है, लेकिन केवल वित्तीय आय के योगदान में, घर के कार्यों में उसका योगदान जो होता है अकेली का हो जाता है। तो यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाती है। आपसी संबंधों को सुदृढ़ बनाने वाले कुछ कारक हैं, एक एक करके हम उनका बात कर लेते हैं। अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्व का सुस्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। घर के प्रत्येक सदस्य को पता होना चाहिए कि मेरी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं परिवार के लिए, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को निभाना है। परिवार के सदस्यों के प्रति समानुभूति की भावना को विकसित करना, यानी हमें किसी भी सदस्य को ना नीचा दिखाना है ना छोटा दिखाना है। सबके लिए अगर हम अच्छी भावना रखते हैं तो संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। दूसरों की आवश्यकताओं और आराम के प्रति संवेदनशील होकर अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशियों का ध्यान रखकर अच्छे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। कई बार क्या करते हैं, हम रात को जल्दी सो गए और सुबह जल्दी उठ गए। अब हमें कोई मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति बीमार है, वो सुबह लेट उठना चाहता है, हमने घर में टीवी तेज चला दिया, जोर जोर से मोबाइल पे बात कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं, तो दूसरे के आराम में खलल पैदा होता है। तो हमें अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी का भी ध्यान रखना है। ऐसी छोटी छोटी बातों को जब हम अपना लेते हैं परिवार में, तो आपस में सहयोग और संबंध मजबूत रहते हैं। प्रभावपूर्ण मौखिक और गैर मौखिक संप्रेषण कौशल का प्रयोग करके
क्यों ज़रूरी है मौखिक और गैर मौखिक संप्रेषण? कई बार हम क्या करते हैं, आपस में बात ना करके, मुंह से ना बोलकर हम गुस्सा हो जाते हैं। सामने वाला सोचता रहता है क्यों घर में तनाव चल रहा है, हम इग्नोर करते हैं, कमेंट करते हैं। इसकी बजाय हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है इफ़ेक्टिव, यानी प्रभावपूर्ण बातचीत होनी चाहिए, फिर वो चाहे मौखिक हो या गैर मौखिक हो। ये संप्रेषण के तरीके हैं मौखिक और गैर मौखिक, जिनकी चर्चा हम डिटेल से आगे करेंगे। दूसरों के प्रति सच्चे सरोकार और स्नेह को प्रदर्शित करना। अगर हम किसी की केयर कर रहे हैं, किसी से स्नेह है, तो परिवार में उसको प्रदर्शित करना भी ज़रूरी होता है। नहीं तो परिवार के सदस्यों को कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए स्नेह की और सरोकार की भावना रख रहे हैं। तो इन भावनाओं को प्रदर्शित करना भी ज़रूरी होता है। आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद करना। हमारे पास कोई समय है या कोई वस्तु है और हमारे परिवार के सदस्यों को उसकी ज़रूरत है, तो ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम परिवार के सदस्यों की मदद करें, क्योंकि जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो वो सदस्य हमारी मदद करेंगे। इसलिए ये मदद की भावना का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करना। कई बार परिवार के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो दूसरों के हर काम में इंटरफेयर करते हैं। तुम जल्दी क्यों सो रहे हो, तुम जल्दी क्यों उठ रहे हो, तुम लेट क्यों सो रहे हो, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो अगर हम बार बार दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो सामने वाला भी हस्तक्षेप करता है, जो कि हमें मंजूर नहीं होता है। यदि आप उपयुक्त सूची का अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिए गए जितने भी कारक हैं जीवन कौशलों का प्रयोग ही है, और यही कौशल जीवन कौशल कहलाते हैं। ये जितने भी कार्यों की हमने बात की है, इन्हीं को हम जीवन कौशल कहते हैं। कुछ चीज़ें हम अपने माता पिता से सीखते हैं, कुछ हम अपने पड़ोस से सीखते हैं, अपने परिवार से, अपने मित्रों से सीखते हैं। जीवन कौशल निश्चित रूप से जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, और इन जीवन कौशलों का संवर्धन और प्रयोग ही एक सफल पारिवारिक जीवन का आधार होता है। मूल्य आधारित शिक्षा भी हमें इन जीवन कौशलों को सिखाती है। आपने देखा होगा हमारे कुछ लेसन्स सिलेबस के ऐसे होते हैं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनसे हम जीवन कौशल के बारे में सीखते हैं, नैतिक मूल्यों के बारे में हमें ज्ञान होता है। इसके विपरीत अगर विश्वास की कमी है, निंदा है, हस्तक्षेप है, मतलबीपन है, सहानुभूति की कमी है और खराब संप्रेषण कौशल है, तो ये सारे के सारे वे कारण हैं जिनके कारण परिवार में द्वेष उत्पन्न होता है और आपसे संबंध टूट जाते हैं। क्या होता है खराब संप्रेषण कौशल? यानी कि हम बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन उसको घुमा फिरा कर रहे हैं, कमेंट करके कर रहे हैं, डायरेक्ट जिस सदस्य को कहना है उसको ना कहकर दूसरे सदस्यों को कह रहे हैं, या हमने अपना मुंह सुझा लिया कि सामने वाले को समझ आ जाए। इसी को हम कहते हैं खराब संप्रेषण कौशल। तो अगर संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन यानी बातचीत अच्छे ढंग से, सही तरीके से, सीधे सीधे शब्दों में होती है तो वहाँ पर संबंध मजबूत होते हैं। अगर परिवार के सदस्यों में आपस में मतलबीपन है, द्वेष की भावना है, या एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, निंदा चल रही है, केवल दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप चल रहा है, एक दूसरे का आदर नहीं है, तो वहाँ संबंध बहुत जल्दी टूट जाते हैं और परिवार में केवल और केवल द्वेष की भावना आती है। अब हम बात कर रहे हैं जीवन में मूल्यों की। जीवन में जो मूल्य होते हैं हमारे सामाजिक वातावरण का आधार होते हैं। ये न्यायोचित तथा समान समाज की स्थापना में सहायक होते हैं, और परंपरागत रूप से जो बच्चे होते हैं वो अपने बुजुर्गों का अनुसरण करते हैं, अपने माता पिता का अनुसरण करते हैं, और फिर हम वही मूल्य आगे हस्तांतरित करते हैं। जैसे बड़ों का आदर करना है, उनका सम्मान करना है, हमें झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना है, हमें दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आना है, अपने हिस्से की हमें ईमानदारी रखनी है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, नैतिक मूल्य कहलाते हैं। बच्चों को मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। परिवार में रहकर ही हमें पता चलता है कि कैसे माता पिता आपस में प्रेम से रह रहे हैं। हमारे मम्मी पापा हमसे कभी झूठ नहीं बोलते, हमें भी नहीं बोलना, वो ईमानदारी से अपना कार्य करना है, हमें भी करना है ना। तो हमें अपने बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना होगा ताकि वे समाज में स्वीकार्य मूल्यों को सुगमता के साथ ग्रहण कर सकें और आत्मसात
कर सकें, तो घर के वातावरण में ही इन मूल्यों का अभ्यास होता है। बच्चे अगर देखेंगे कि मम्मी पापा मुझे हमेशा बोलते हैं कि बच्चों झूठ नहीं बोलना, और हम तो देख रहे हैं हमारी मम्मी हमेशा झूठ बोलती है पापा से, पापा हमेशा झूठ बोलते हैं मम्मी से, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो बच्चों को अगर हम कुछ सिखाना चाहते हैं किसी भी मूल्य के बारे में, तो वो वातावरण घर में उपलब्ध करवाना बहुत ज़रूरी होता है। माता पिता बच्चों को मूल्यों की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से यह बताकर देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उनके समक्ष उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। जिस घर में गाली गलौज लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ के बच्चे यही सीखते हैं। जिस घर में ईमानदारी से और मेहनत से, विनम्रता से और सत्य से पेश आया जाता है वहाँ के बच्चे भी यही सीखते हैं। अगर माता पिता ने बच्चों को शिक्षा दी झूठ नहीं बोलना और खुद झूठ बोल रहे हैं तो क्या होगा, बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा क्या सही है और क्या गलत है। परिवार के कार्यों में भावात्मक सुरक्षा और आपसी बंधन भी शामिल हैं, यानी इमोशनल सिक्योरिटी बहुत एक महत्वपूर्ण कार्य है परिवार का, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं जब हमने परिवार के कार्यों की बात की थी इसी चैप्टर के स्टार्टिंग वीडियो में। यह सुरक्षा तब सुनिश्चित की जा सकती है जब हम परिवार में बुजुर्गों और बीमार सदस्यों की देखरेख करें। परिवार में बच्चे देखते हैं कि हमारे दादा दादी बीमार हैं, अब मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको जब ज़रूरत है तो उनके साथ हैं। तो बच्चे भी यही सीखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जब बीमार होंगे, उन्हें जब हमारी ज़रूरत होगी तो हमें भी यही करना है जो हमारे मम्मी पापा दादा दादी के साथ कर रहे हैं। जब हम लड़कियों और महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार करें और कुछ सामुदायिक सेवा करें, हमारा जो व्यवहार है अगर लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति अच्छा नहीं है, घर में ही अगर बच्चे देखते हैं कि पापा मम्मी से सही ढंग से बात नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनका आदर नहीं करते, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, वो भी अपने पार्टनर के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे ये सारी चीज़ें घर में ही सीखें और सामुदायिक सेवा भी सीखें। बच्चों को पता होना चाहिए कि समाज के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, सोशल सर्विस भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे ये सारे कार्य परिवार से और घर से ही सीखते हैं। परिवार के बुजुर्ग सदस्य अर्थात दादा दादी जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां उनकी ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है और क्षमताएं कम होने लगती है। अब उनमें वो एनर्जी नहीं होती, वो क्षमताएं उनके पास नहीं होती जो युवावस्था में थी, तो उन्हें विशेष ध्यान और देखरेख की आवश्यकता होती है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों का दायित्व होता है उनकी देखरेख करे, उन्हें इज्जत दे, सम्मान दे और जितना संभव हो सके उन्हें आरामदायक जीवन प्रदान करे। हम यह कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान है, अगर हम कुछ नीचे दी गई बातों का ध्यान रखेंगे। कौन सी है वो बातें, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हैं, उन्हें उनके कार्य करने में मदद करनी है जिन्हें करने में वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बुज़ुर्ग ज़्यादा नहीं चल पाते हैं तो हम उनके हाथ पकड़ के उनको वॉक करवा सकते हैं। उन्हें आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए उनके साथ समय बिताएं। कई बार बुज़ुर्गों के पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, शरीर भी साथ देता है, लेकिन वो पूरा दिन अकेलापन महसूस करते हैं, बोरियत महसूस करते हैं। उन्हें लगता है सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं, हमारे लिए किसी के पास समय नहीं है। तो हमें थोड़ी देर दिन में कुछ क्षण निकालकर पूरी दिनचर्या में उनके लिए भी समय निकालना है, उनके साथ बैठना है, मनोरंजन करना है, कुछ बातें करनी है। इससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न महसूस करते हैं कि हमारे परिवार में हमारी ज़रूरत है। उनके साथ रहकर उनका मनोबल बढ़ाना है, क्योंकि मनोबल बढ़ाना इस अवस्था में बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। उनकी पोषण संबंधी और चिकित्सक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहता है, क्योंकि इस समय में आहार का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पौष्टिक आहार वृद्धावस्था में मिलता है तो वृद्धावस्था बहुत आसानी से निकलती है, कमजोरी कम आती है और रोग कम घेरते हैं। और साथ ही साथ इस अवस्था में बुज़ुर्गों को चिकित्सीय जो आवश्यकताएं होती है वो अगर परिवार के सदस्य पूरी करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। घर के निर्णयों में उनको भी शामिल करना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी डिसीज़न में ना हमसे पूछा जाता है ना हमें
बताया जाता है। उनके दृष्टिकोण तथा विचारों का आदर करना चाहिए, उनकी सोच का, उनके थिंकिंग का उनको भी सम्मान करना चाहिए। आज के युग में बहुत परिवारों में बेटियों और बहुओं को अनेक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जैसे उनको खेलने कूदने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता, शिक्षा के लिए केवल लड़कों को ही अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, नौकरी करने की छूट नहीं होती। यहाँ तक कि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जहाँ की लड़कियों को, बहुओं को अपने विचारों को भी प्रकट करने का प्रतिबंध होता है। तो ऐसे परिवार में बच्चे भी वही सीखते हैं कि मेरी मम्मी को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है घर में अपनी थिंकिंग के बारे में बताना, या बाहर जाना, या नौकरी करना, या अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, ये कार्य केवल और केवल मेरे पापा के लिए हैं। तो ऐसे माहौल में बच्चे भी आगे चलकर अपने परिवार को वही चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं जो वो देखते हैं। जब हम अपने समाज में लड़कियों और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के विकास की बात करते हैं तो वास्तव में इससे हमारा तात्पर्य सभी मनुष्यों की समानता से होता है, यानी कि हमें लड़के और लड़की को समान रूप से जो है ट्रीट करना है, चाहे वो बहू है या बेटी है। जो हमारे बेटे के लिए नियम कानून होने चाहिए वही बहुओं के लिए भी होने चाहिए। जिम्मेदार युवा सदस्यों के रूप में ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने परिवार में किसी प्रकार का भेदभाव ना होने दें, क्योंकि बच्चे जब देखते हैं कि मेरी मम्मी के लिए नियम कानून अलग हैं, पापा के लिए नियम कानून अलग हैं, तो वो भी इस भेदभाव को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते जाते हैं और समानता नहीं हो पाती है। जहाँ कहीं ऐसा भेदभाव हो रहा है हमें उसका विरोध करना चाहिए। और अब हम ये विरोध किस प्रकार कर सकते हैं? पोषण में समानता, शिक्षा के अवसरों के क्षेत्र में समानता दिखाकर, यानी कि अगर पौष्टिक भोजन लड़के को दिया जा रहा है या पिता को दिया जा रहा है, माता और लड़की को भी समान पौष्टिक भोजन दिया जाए। अगर लड़के को शिक्षा का अधिकार है, उसको अवसर दिए जा रहे हैं, तो लड़की को भी वही शिक्षा के अवसर प्रदान करवाकर हम ये समानता दिखा सकते हैं। घर के कार्यों में तथा पारिवारिक आय में उनके योगदान की सराहना करके और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखकर, यानी हमें बच्चों को ये नहीं सिखाना है कि खाना बनाने का काम या घर की साफ़ सफाई का काम केवल घर की लड़कियां करेंगी। अगर बच्चों को पता हो कि घर के कार्यों में दोनों की ही भूमिका है तो वो बचपन से ही इन्हीं मूल्यों को आगे हस्तांतरित करते हैं, यह मानकर कि उनकी भी आवश्यकताएं हैं और उन्हें समय पर पूरा करना चाहिए। महिलाओं और लड़कियों के प्रति सम्मान दिखाकर और उनके साथ बराबरी का व्यवहार करके। तो ये हमने बातें कर ली जीवन कौशल की, नैतिक मूल्यों की, और साथ ही साथ हमने बात कर ली परिवार के आपसी संबंधों की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर की, किशोरावस्था की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।